बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कर सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले अब हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2, और जिसका चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। अब अधिकार की क्या परिभाषा है? अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए और जिसकी वो मांग करता है। और अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। तो अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वे होते हैं जिसकी एक आम आदमी मांग करता है और जिसके लिए वे जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। और अधिकार का घोषणा पत्र अर्थात जब हमारा संविधान निर्माण होता है तो उसमें हमारे अधिकारों का उल्लेख किया हुआ होता है, उसे ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों अथवा स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। सामान्य अधिकार वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। अब बात आती है मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार क्या हैं? वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं अर्थात जिनका उल्लेख संविधान में है लिखित रूप में, तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विस्तृत है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 19वें अनुच्छेद से लेकर 22वें अनुच्छेद तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है 23 और 24वें अनुच्छेद में। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है 25वें अनुच्छेद से लेकर 28वें अनुच्छेद तक। पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है 19 से लेकर 30वें अनुच्छेद में। और छठा और अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32। तो सबसे पहला अधिकार है, तो यहां मैंने चित्रित किया है तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह। समता का अधिकार, जिसमें है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है गारंटी कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बिना भेदभाव के जो हमें अधिकार दिया गया है, अर्थात समता का अधिकार, अर्थात विधि के समक्ष समानता, कि विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा विधि संबंधी सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और संरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक नियुक्तियों के अवसर की समानता, अर्थात सभी व्यक्तियों को चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा किसी से भी संबंधित हो, उनको नौकरियों के समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17 है समाज से छुआछूत की समाप्ति, अर्थात कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता ऊंच नीच या जाति पाति के आधार पर। अनुच्छेद 18 है सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक, अर्थात कोई भी व्यक्ति
दूसरी उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकता जो किसी विदेशी राज्य से हो। अब दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो पहले अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं, जिसमें है पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है हमें सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथी है भारत भर में हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। और भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता है, और हमें इसी प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी हम व्यवसाय कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 20 में है अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, अर्थात अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अर्थात इसमें है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंडित किया जा सकता है। और दूसरा है अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात कोई भी अभियुक्त अपना विरुद्ध ही साक्षी नहीं हो सकता या अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता अपने प्रति। अनुच्छेद 21 है कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 है किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात कुछ ही दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध निषेध किया गया है, लेकिन अगर अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसी में है नोट, जैसे 93वां संशोधन जो 2002 में किया गया था, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211A में जोड़ा गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी का देह शोषण नहीं कर सकता, ना ही किसी से बलपूर्वक मजदूरी करवा सकता है। जब भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे, विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिकार उल्लेखित किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात मानव व्यापार मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अब अनुच्छेद 24 में क्या है? खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही, अर्थात जितने भी खतरनाक काम है खदान और कारखानों में, बाकी सब में बच्चों की काम करने पर रोक है। और दूसरा अनुच्छेद 24 का ख है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाए, अर्थात किसी भी खतरनाक काम हो, जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री हो या फिर कुछ जैसे लोहे के काम हो, जैसे खतरनाक जितने भी काम हैं वे सब बच्चों से नहीं कराए जाएं, उस पर प्रतिबंध है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। तो जिसमें अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। जितने भी भारतवासी हैं उनको स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार, अर्थात जैसे कई धार्मिक संस्थाएं होती हैं, वे अपने धर्म के जरिए कई धार्मिक संस्थाएं स्थापित करती हैं और उन धार्मिक संस्थाओं के जरिए के परोपकारी कार्य भी करती हैं, जैसे कहीं लंगर लगाना है, कहीं भूखों को वस्त्र प्रदान करना है, लोक सेवा या जन सेवा के कार्य करती हैं, तो इसमें उनको स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को धार्मिक कर की उगाही नहीं की जा सकती, अर्थात उससे जबरन धार्मिक कर वसूला नहीं जा सकता।
इसके लिए प्रतिबंध है। अनुच्छेद 28 है, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट हैं, जहां भी, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे धार्मिकपन का कट्टरता होता है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 के जरिए है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अर्थात अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष भाषा अपनाने का अधिकार है, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। उसके अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 है, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, धर्म और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार भी है उसे। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या दिया गया है, इनमें जब जितने भी हमें जो अधिकार मिले हैं पूर्व में, जो 5 अधिकार, उनकी सुरक्षा इसमें निहित की गई है। संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि ये जितने भी हमारे अधिकार हैं उपरोक्त उन सभी की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जब किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार या विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है, तो जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा है, तो वह व्यक्ति, जिसने किसी को बंदी बनाकर रखा है, वह व्यक्ति या अधिकारी न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे या फिर उसे बंदी बनाए जाने के कारणों को विस्तृत रूप से उल्लेख करे। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोई भी व्यक्ति किसी को सरकार या न्यायालय की अनुमति के बिना बंदी नहीं बना सकता। दूसरा है परमादेश अर्थात परम आदेश। इसके अंतर्गत है न्यायालय द्वारा किसी भी शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारों को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश अथवा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया गया आदेश परमादेश कहलाता है। तो उसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी या शासक, न्यायालय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही कर सकता है। यदि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर करता है तो उस पर उसे रोक लगाई जाती है। उत्प्रेषण, किसी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश उसके अधीन विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्रवाई के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजे। अर्थात कि किसी भी निम्न न्यायालय में किसी भी अधिकारी के तहत जो जारी किया गया ऐसे आदेश हो, कार्य हो जो वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो उच्चतम न्यायालय यह संविधान या यह आदेश जारी करता है कि जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य हैं वह उनको उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करे। चौथा है अधिकार प्रच्छा, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए सार्वजनिक पद को धारण करने पर यह पूछने का अधिकार कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए है। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति बिना न्यायालय की अनुमति के किसी दूसरे पद को धारण नहीं कर सकता। पांचवा है उत्प्रेषण अथवा निषेध। यह है कि किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में चल रहे विचार को रोकने का आदेश। सॉरी, मैंने गलत बता दिया है। उत्प्रेषण का मतलब है कि किसी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश, और निषेध जो कि प्रतिषेध है, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में चल रहे विचार को रोकने का आदेश। यह सभी अधिकार हैं जो हमारे इसमें जो रिट जारी किए गए हैं, ये सभी हमारे उपयुक्त अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार, पहला है गरिमा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पांचवा है समुचित आवास का अधिकार, छठा है स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सातवां है बाल अधिकार, आठवां है बुनियादी और शिक्षा का अधिकार, नौवां है सूचना प्राप्त करने का अधिकार और 10वां और अंतिम है सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। ये सभी दक्षिणी अफ्रीका में लागू किए गए अधिकार हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो इसमें क्या है, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए जिनको न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करे। है प्रमुख निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं। पहला है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा है वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची, जो कि अनुच्छेद 51 में जिनका समाविष्ट किया गया है, इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसको बनाए रखना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अब बात आती है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंधों की। तो ये क्या है, एक दूसरे के संबंध इनमें किस प्रकार है और किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। अब बात है नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर की। तो इनमें क्या क्या अंतर है ये नीचे लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांतों को अभी तक लागू नहीं किया गया। तो इसी के साथ इस चैप्टर के महत्वपूर्ण नोट्स यहीं समाप्त होते हैं। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अलविदा। अगली कक्षा के लिए इंतजार करते रहिए।